क्या चीज? बाइस बाइजेड। अच्छा एक्स वाई जेड। री पर ने वो क्यू को देखो ये जो मो था ना, मो में जीरो था, इस जीरो को अपन ने जीरो से याद करके दो किया था, तो मो तो हो गया 20 नंबर सेक्शन में, तो इसके ऊपर वाला हो गया 19, ये हो गया 18, ये हो गया 17, 20 के बाद में 21, ये 22 और 23। री पर रे मो क्यू को एक्स, देखो क्या क्या है, आर का मतलब से राइट, साथ में रहने का अधिकार, पी आर का मतलब है प्रोटेक्शन अधिकार, प्रोटेक्शन ऑर्डर, ठीक है ना। यही वो सेक्शन है जिस सेक्शन की डिमांड कोई भी महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपने पति से या फिर घरेलू रिश्तेदार से करने वाली होता है, घरेलू रिश्तेदार से कर रही है, यदि इसका इंफ्रिंजमेंट कर रहा है कोई आदमी, तब फिर उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है। इसी सेक्शन के पनिशमेंट की बात बता रही है सेक्शन नंबर खुशवीर 25 नहीं 32 बोला सेक्शन नंबर 32। बस इसी एक को अपन ने पनिशेबल सेक्शन बना रखा है। रीज हो गया, रेस्टिट्यूशन है, साथ में रहने का, निवास करने का अधिकार, रेजिडेंस ना। मोह का हो गया मॉनेटरी, आर्थिक सहायता के लिए मदद। क्यू का मतलब हो गया कस्टडी, बच्चे की कस्टडी, जो अभी अपन मेंटेनेंस के बारे में कह रहे हो ना, डोमेस्टिक वायलेंस के तो बच्चे की कस्टडी यहाँ भी मांगी जा सकती है। को का मतलब हो गया कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति का आदेश। एक्स का मतलब हो गया एक्स पार्टी आदेश या फिर इंटरिम ऑर्डर, सेक्शन नंबर 23। सवाल आपसे यहाँ से पूछा गया था, नहीं मुझसे ये क्वेश्चन का पूछा कि यदि सेक्शन नंबर 18 में कोई ऑर्डर दिया गया और उस ऑर्डर का कोई आदमी इंफ्रिंजमेंट कर रहा है, हाँ, तो फिर पनिशमेंट क्या? तो मैंने वो ना बोला था 1000, पर वो था 20,000, 20 से 10,000, 1000 1 साल। हाँ, 1 साल जवाब है उसका 20,000 और 1 साल, 2 साल, 20,000 एक सही में 2 साल का है। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ। पॉसिबिलिटी हर चीज की रखनी चाहिए। वन ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 20,000 ऑफ फाइन। 31 है, वो 32 नहीं है, 20,000 और 1 साल, 20,000 और 1 साल, ठीक, 1 साल तो कंफर्म था आपका, पर आप यहाँ 1,000 कर लेंगे, चलो ठीक है, यहाँ कंफर्म हो गया। इसमें 1,000 की भी कहीं पे पनिशमेंट है शायद, 1 साल की भी कहीं पे है पनिशमेंट। हाँ तो ये रहा ना, 1,000 का बोल रही है, तो वो है कोई लोक सेवक रहते हुए अपने कार्य को भंग कर रहा है, कोई 1,000 रुपए का सेक्शन होगा। 33 में है प्रोटेक्शन, मतलब ऑफिसर है ना, वो नहीं कर रहा, रिफ्यूज कर रहा है या वो फेल हो गया है, तो भी यही है सेम, पेनल्टी 20,000 और 1 ईयर सेम ही है। तो यही तो है, बड़ा बड़ा यदि मैं देखूं तो डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या तुम्हें याद था जनरली? री पर रे मो क्यू को एक्स, सेक्शन नंबर 17 से लेकर 23 तक यहाँ से आता है क्वेश्चन। हाँ ये मुझे भी नहीं आता, ये मतलब मैंने नहीं देखा था, तो अब आज के बाद में देख लो, हाँ याद है। कई सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए कि साहब इस सेक्शन में, इस एक्ट में ये वाली बातें हैं, साहब इसको रट लो। हाँ तो सवाल यही चल रहा था नलिनी कि यदि आप समय के साथ पढ़ते नहीं रहोगे आगे से तो भूलोगे, 100% भूलोगे। जैसे कि कल अपन बैटरी नहीं है, असॉल्ट भूले थे, है ना, क्रिमिनल फोर्स किसे कहते हैं वो भूले थे, सेक्शन नंबर 100, सेक्शन नंबर 98, सेक्शन नंबर 97 और 96 तक भूले। तो ये आपको एक हकीकत बताने की बात है कि साहब नहीं कोशिश करोगे, नहीं पढ़ते रहोगे ना, तो धूल मिट्टी जम जाएगी इसके ऊपर। पर सर वो हो ही जाता है, मतलब सब चीजें तो नहीं रहती, मतलब एक याद करते हैं तो वो पीछे वाला तो नहीं। तो आप मेरी बात सुनो ना, में 5 प्रकार नहीं 15 में 5 प्रकार दे रखे हैं, ये टाइम पीरियड निकल गया तो 22 क्या कहती है, निरंतर चलने वाले अपराध या फिर उसके लिए लिमिटेशन कब से शुरू होगा। 23 क्या कहता है, गार्गोरियन कैलेंडर क्या है, 27 क्या कहता है, और इसके पहले की भी वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट था, फिर लिमिटेशन एक्ट आया, उनमें क्या क्या चेंजेस है। हद से हद 3 दिन है, हद से हद 3 दिन लिमिटेशन खत्म हो गया। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन पढ़ लो,
डोमेस्टिक वायलेंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इतना छोटा, केवल और केवल चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 138 से लेकर 143 बी तक के सेक्शन 38 39 40 41 43 उसमें भी 143 ए 45 नहीं 43 के बाद 44 45 46 47 47 47 12 सेक्शन 3 दिन ले लो। डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हो गया, लिमिटेशन खत्म हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया, पोक्सो एक दिन में अपन ने 15 सेक्शन पढ़ लिए, अगले 2 दिन में अपन बचे हुए सेक्शन और पढ़ लें। आज का यदि अपन ठीक ढंग से पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद में 2 दिन का हो रहा है। घर पे पढ़ने के लिए 3 दिन का बैरक है, ठीक है। 3 दिन में यदि तुम एक बैरक को निकालने की कोशिश करो तो 1 महीने भर के अंदर अंदर बच्चों के 7 मेजर को हटाकर बाकी सबका सब कोर्स कर सकते हो। अब करना क्या है, अगले महीने से हमें तैयारी करनी है कि साहब 5-5 दिन कोशिश करनी है कि हम 5 दिनों निबड़ लें, पर मेरे को पता है 5 दिन में होएगा नहीं। पर इन 5 दिन में करना क्या है, तुम्हें अथाह प्रयास करना है एक मेजर एक्ट को खत्म करने का। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट 167 सेक्शन है, 5 दिन से ज्यादा का सेक्शन यदि तुम इसमें लेकर बैठो तो आप लोग अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। इंडियन एविडेंस एक्ट 5 दिन से ज्यादा का नहीं है। 5 दिन से जब तक आप ये कर लो तब तक एक बैरक और जो कि आपने पिछले 3 दिनों में और देखा था, इन 2 का साथ में सीरीज करो। सेकंड, अगले 5 दिन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अगले 5 दिन में कॉन्ट्रैक्ट। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? कुछ नहीं भाई। यदि यूं देखें तो पढ़ने में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जब अभी अपन ने अभी भी पढ़ ली तो ये आराम से हो सकता है। तो 5 दिन एविडेंस, 5 दिन कॉन्ट्रैक्ट, 5 दिन ट्रांसफर प्रॉपर्टी, 15 दिन निकले। दूसरे महीने के 15 दिन हमारे पास और पड़े, तो और कुछ मत करो, इस 15 दिन में केवल और केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन कर लो। पर शर्त मेरी ये की है कि इसके पहले वाले महीने में जो तुमने 8 से जो बैरक्स किए हैं उनका भी साथ साथ में डिवीजन करते रहो। तो 2 महीने खत्म होते होते 4 तो मेजर और 8 माइनर निपट चुके होंगे, तुम 12 सब्जेक्ट कवर कर लोगे। अब क्या बचा? सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी। अगला 1 महीना है, बचे हुए 2 महीने का रिवीजन। और इसको यदि ये सिस्टमेटिक ढंग से तुम लेकर बैठते हो, चालू है क्या कैमरा? हाँ, यदि ये सिस्टमेटिक ढंग से तुम लेकर बैठते हो तो ईमानदारी बात बता रहा हूँ बच्चों, 3 महीने से ज्यादा का कोर्स नहीं है तुम्हारे आज जैसा। मैं घर पे कॉन्स्टिट्यूशन और एक माइनर ही पढ़ रही हूँ। अब है ना वो कौन कर लो तुम्हारे अंदर से कि साहब नहीं, अब तो 3 महीने के बाद में एग्जाम है और मुझे आज से पढ़ाई शुरू करनी, कल 1 फरवरी आ रही है। मेरे को है ना ये फाइनल का भी है ना एक सब्जेक्ट लेना है साथ में, क्योंकि फिर पीछे वो एग्जाम भी तो देना है फाइनल का। तो तुम एक बार फाइनल के तो लेकर आकर वो पढ़ के तो साइड में करते पढ़ तो लिए तुमने सबके सब अभी वापस हाँ। शेड्यूल नंबर 137, शेड्यूल नंबर 114 खत्म, ज्यादा मत जाना। एक शेड्यूल सॉरी आर्टिकल नंबर 114 और 137 लास्ट वाला 117 है क्या वो भाई, जिसमें जिस आवेदन की समयावधि नहीं दे रखी है उसका कार्यकाल कितना है और जिस दावे की समयावधि नहीं दे रखी उसका कार्यकाल कितना है, ये सवाल आता है घूम फिर के। हाँ, थोड़ा सा अपील का लिमिटेशन पूछा जा सकता है। बाकी तो आपको पता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दावा 3 साल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दावा 12 साल, कोई भी ट्रस्ट वगैरह है या फिर टोर्ट से संबंधित है तो 1 साल। बाकी के जो भी छूट-मूट कोई दूसरे हैं, पैसों के संबंध में, प्रॉपर्टी नहीं, पैसों के संबंध में, पैसों की उधारी है, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस के बारे में, वो सब के सब 3 साल। ले दे के बस केवल वो एक प्रॉपर्टी का 12 साल का, 30 साल का। सेक्शन नंबर नहीं, आर्टिकल नंबर 114 और 137 तो कहता है आवेदन के बारे में, 114 कहता है दावे के बारे में। आवेदन के बारे में जहाँ समयावधि नहीं, वहां भी 3 साल है, इसमें भी 3 साल। बस आर्टिकल कैसे याद करोगे? चलो वापस आ रहे हैं मुझे कहानी पर। क्या कह रहा है वो में? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इंडियन एविडेंस एक्ट, 4 एक्ट आराम से खत्म किए जा सकते हैं। बचे हुए एक्ट्स को एक बार तक रिवीजन कर लो। अब अगले एक्ट्स है, 30 दिन है, 3 एक्ट है, सीपीसी, सीआरपीसी। याद रखना, नलिनी मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुमने एक बार सीआरपीसी सीपीसी, ये तुम्हारे लिए में नहीं, दीपक और खुशबू तुम दोनों के लिए भी है, क्योंकि बैरक्स इसके बाद में जो एग्जाम आएगा ना वो परिवर्तित सीआरपीसी, सीपीसी का और आईपीसी का आएगा। अभी तक का जो एग्जाम होगा वो तुम्हारा इन्हीं से होगा, तो क्यों नहीं इसी में पूरा दमखम दिखा के इसी को ले लो। बाकी और तुम ज्यादा मेहनत करने में अपन क्यों अग्रसर हो रहे हैं? तो पूरे प्राण न्यौछावर कर दो इसके ऊपर के साथ। मेरे को तो पानी निकालना है पत्थर में। 3 महीने की गिनती कल से शुरू कर दो। सच्ची बता रहा हूँ बेटा, रात और दिन एक करने में लग जाओ के साथ। मेरे को तो खुशी तुम्हारे लिए भी बात है बेटा, ये है ना, क्योंकि एग्जाम वगैरह कोई सामने नहीं रहते ना तो फिर अपन थोड़े से लूज हो जाते हैं।
1 फरवरी आई, फिर बाद में सब अच्छा आप तो फर्स्ट ईयर की, मैं आपको ज्यादा जोर नहीं दूंगा, ब्याह शादी मायरा मौत मैयत पढ़ाई नहीं सॉरी सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान जो कुछ भी है उन सबको दरकिनार करो। बाद में जैसे पंडित जोशी की शादी हो रही है, लोग बाग याद कर रहे हैं शहर में कि यार तुझे बुलाया नहीं बुलाया, अरे तुझे बुलाया नहीं बुलाया, ये तुम लोगों की शादी ब्याह में बात करेंगे लोग। और यदि अपन लोगों ने शादी ब्याह में अभी ध्यान देना शुरू किया ना, तो फिर अपन ऐसी बातें करते रहेंगे कि यार उसके जाना है या नहीं जाना, उसके करना है नहीं। तो हालात को परिवर्तित करने का जो आधार होता है ना बेटा, वो तुम स्वयं, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। 3 महीने पूर्ण रूप से रिचार्ज लंबे, वही चक दे इंडिया में शाहरुख खान कितने मिनट मांगता है, तो 70 मिनट की डिमांड करता हूँ तुमसे, वही 3 महीने। तुम हो, ये बैरक्स है, ये क्वेश्चन है, ये रिवीजन है, पढ़ने सिलेक्शन होने वाले भी तुम लोगों में से होते हैं। भरमार मतलब इनकी पोस्ट की भरमार आएगी, और ये पोस्ट की भरमार तुम्हें बाद में कभी भी ऐसा मौका नहीं देगी। जब 187 पोस्ट आई थी ना, जब 2014 की बात कर रहा हूँ, नहीं 2013 की 187 पोस्ट आई थी तो हम लोगों की आंखें खुल गई यार, जुडिशरी में 187 पोस्ट भी होती है। कई सारे लोग तो 187 पोस्ट देखकर तैयारी में लगे थे, उनमें से मैं भी था, हालांकि मैं तो तैयारी कर रहा था। ये वही 187 वाली पोस्ट है जिसमें मैं 1 नंबर से रहा था। मैं बताता हूँ आपको कि 164 कट ऑफ गई थी, 163 नंबर थी, ये वही वैकेंसी है। तो 187 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है उस वक्त। आपकी मेरे हिसाब से 187 से प्लस हो जाएगी, क्योंकि 2 सालों का समायोजन है। 150 तो उस पर पिछली बार यही है, जब कम से कम 50-60 के मान ले तो 200 प्लस हो जाए। ये वाला मौका वापस नहीं आ रहा है। मैं तो यूं यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि मान लो एग्जाम हो जाए आरजेएस के और तुम एलएलएम कर रहे हो, तो एक बार एलएलएम के एग्जाम को तुली लगा देना कि नहीं मैंने तो अगली बार एलएलएम के एग्जामिनेशन देखेंगे करेंगे सो करेंगे। और ये खुशी तुम्हारे लिए भी, मान लो तुम्हें डिस्टर्बेंस लगता है 1% भी कि साहब मेरे को एलएलएम का एग्जाम डिस्टर्ब कर रहा है, तो एलएलएम को भी तुली लगा देंगे, हमें एक बार जुडिशरी क्रैक करना है। और उसके बाद में परमिशन ले लगा के करते रहेंगे, इसलिए कि ये ना देवेंगे पूरी नहीं। सिलेक्शन होने के बाद में एलएलएम हुआ उसका, क्योंकि अपॉइंटमेंट बाद में होता है, बस करोगे। नलिनी नहीं पल्लवी तुम्हारे लिए भी बेटा ये चीज, क्योंकि इन लोगों ने जो पढ़ा है वो तुमने भी पढ़ लिया, और जैनब तुमने भी पढ़ा है, तुम ज्यादा यूं मत कहना कि मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूं। चैप्टर नंबर 4 दुष्प्रेरण और किसी अपराध को कार्य करना। चलो इसको रखते हैं पहले। सबसे पहले बताएंगे पल्लवी, अपराध का दुष्प्रेरण इंडियन पेनल कोड में हम कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक पढ़ते हैं? जोड़ लो। तुम दोनों का मेरा वीडियो बनाया हुआ तो वो डिलीट करना पड़ा तुम लोगों ने, यही वाई नहीं। तरीके कितने, अपराध का दुष्प्रेरण करने के कितने मोड्स हैं कि जिससे हम अपराध का दुष्प्रेरण कर सकते हैं? हाँ बताओ कुछ भी, कौन कौन सा? उकसाकर, षड्यंत्र में शामिल होकर या षड्यंत्र के द्वारा, और आशय सहायता करके। आशय सहायता करने का उदाहरण क्या दिया था? नलिनी उदाहरण। दीपक क्या उदाहरण दिया था? अपन कैसे ना इंटेंशनली एड को 1 मिनट में जान लेते हैं। जैनब, खुशवीर, खुली रख देना। नौकर को मैंने, आप मेरे घर पे कोई नौकर है, आपको पता चला कारिम सर के घर पे कोई सोने चांदी की चीज पड़ी है, आपने किससे बात की? नौकर से। क्या यार वो मान चिल्लादा नहीं आ रहा हूँ, तो उसने क्या देख भाई हमारी तो हिम्मत बनी है, पर तू क्या कर तो मैं उसके घर के पीछे वाले दरवाजे की खिड़की खुली रख देता हूँ, तेरे को आना है तो आ जाना। केवल खिड़की खुली रखना, हालांकि वो कर उस अपराध में कुछ नहीं रहा है, केवल क्या किया उसने? इंटेंशनली एड किया है, उसकी सहायता की है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट भी हमें ये कह रहा है कि जहां कहीं भी हमें किसी भी वर्ड की कोई डेफिनेशन देखनी है और वो डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दे रखी है, तो उन डेफिनेशन का हवाला हम कहां से लेंगे? या तो इंडियन पेनल कोड, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। कहां बताया हुआ है ये? 2 के सबसेक्शन 2 में, सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन क्लॉज में जो बताया हुआ है वो सारी की सारी बातें।
तो दुष्प्रेरण का मतलब जो हम लोग वहां समझते हैं सेम वो उसका मतलब यही है। उसी तरह से जैसे कि अपन ने असोल्ट शब्द इसमें क्या लिख रखा था, पेनिट्रेशन सेक्सुअल असोल्ट, असोल्ट शब्द की डेफिनेशन इसमें नहीं कहां से ली अपन ने, IPC। आईपीसी। असोल्ट की डेफिनेशन कहां है, 351 351। 350 क्या है, क्या है, क्रिमिनल Criminal फोर्स। force। और 350 3 में है 350 में force है, सर। 350 में force है 315 फोर्स है। और 359 में, 349 हाँ सॉरी 349 में, 49 में फोर्स है सर। 50 में क्रिमिनल Criminal फोर्स force है, 51 349 में हाँ। फोर्स, 350 में क्रिमिनल फोर्स, 351 में असोल्ट। यही तो ना भाई, अपन यही तो सीरीज याद करते हैं। सही है सर। 299 300 मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, 319 320 हर्ट ग्रीवियस हर्ट, फिर 339 340 339 wrongful arrest and wrongful confinement, सदोष अवरोध सदोष परिरोध, फिर 349 350 और 351, यही तो देखते हैं हम लोग। फिर आगे और चले तो क्रिमिनल एब्डक्शन वगैरह कहाँ जाएंगे, 359 360 361 363, इसमें क्या आ जाएंगे, एब्डक्शन। भारत में से व्यपहरण, बच्चों का व्यपहरण, विधि पूर्वक सुरक्षित में से व्यपहरण। और आगे चले तो 375, हालांकि ये वही ऑफेंसेज है, ये उसका ये टाइप है ना। फिर आगे आए तो 378 चोरी। फिर चोरी के बाद में नेक्स्ट ऑफेंस एक्सटॉर्शन। कौन सा नंबर सेक्शन, शायद 384 शायद नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 382 या 384 दोनों में से एक। बेटा अपन ने याद किया था आईपीसी, नहीं सॉरी, चोरी 5 एलिमेंट, 5 एक्सप्लेनेशन, 5 धाराएं, तो काउंट करो ना, 78 79 80 81 82। तो नेक्स्ट कहाँ है, वो मेरे शब्द पकड़ो ना, 5 एक्सप्लेनेशन, 5 एलिमेंट, 5 धाराएं, 5 हटा के आ जाओ जस्ट नेक्स्ट आगे। कितना हो गया, 383 एक्सटॉर्शन 380। सेक्शन नंबर 380 क्या था, 380 वो शायद हाँ, उद्यापन द्वारा चोरी ऐसा कुछ है। उद्यापन द्वारा चोरी नहीं, चोरी का ये चोरी का ग्रेडियस है, फॉर्म था 5 जिसमें मैंने 380 का 0 को कहा था, ये 0 है ना, 0 ये 0 एक कॉइन है, सिक्के की तरह। सिक्के हम कहाँ रखते हैं, या तो घर की अलमारी में या दुकान की दराज में। जो कोई आदमी घर में घुसकर या दुकान में घुसकर चोरी करता है तो सेक्शन नंबर 380 का पनिशमेंट। हाँ, फिर बाद में 383 में आ गया ये क्रिमिनल नहीं सॉरी एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन के बाद में नेक्स्ट ऑफेंस, सेक्शन नंबर बताओ। 5 ऐड कर दूं उसमें 5 नहीं करने हैं तो कितने करने हैं, 90 में 390 83 से ना 7 ऐड कर दो, 13 से 14 से 85 86 87 88 99 और 390 में रॉबरी पल्लवी। रॉबरी का मतलब क्या समझते, पल्लवी कही सटी दादा को बुलाया हमने। हाँ, रॉबरी किसको कहते हैं, लूट। कि किसी अपराध का दुष्प्रेरण, सेम वही लैंग्वेज है जो आईपीसी में लिखी हुई है, सेक्शन नंबर 160 में। कोई व्यक्ति किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, उस अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। अच्छा, अपराध का दुष्प्रेरण एक्चुअली क्या होता है कि मैं यदि किसी आदमी को जाकर कहता हूँ कि यार उस घर में से जाकर उस आदमी को जान से मार कर आया, और वो आदमी उस आदमी को जान से मारने का या फिर उसके घर में घुसकर चोरी करके लाने का मना कर देता है, तो क्या ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ? पर अबेटमेंट तो हो गया। हाँ, तो किसी अपराध को किए जाने के लिए उकसाना भी अपने आप में क्या है, अपराध है। तो ये कह रहा है कि यदि इस एक्ट में दिए गए सेक्शंस के अंतर्गत जो अपराध है किया तो नहीं है, पर आपने किसी आदमी को ऐसा करने के लिए उकसाया है, तो करने वाला आदमी तो ऑफेंडर है ही है, उसके साथ साथ उकसाने वाला भी ऑफेंडर है। तो अपराध का दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? प्रेरणा का क्या मतलब होता है? कोई अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा। दुष्प्रेरण का मतलब बुरे काम करने के लिए प्रेरणा देना, वही दुष्प्रेरण है। तो अपराध को किए जाने के लिए सलाह देना, वो क्या है? दुष्प्रेरण है।
दुष्प्रेरण कितने तरह से होता है? 3 तरह से। या तो उकसाकर। कैसे उकसाकर? कि साहब देख तू उस घर में नौकर है और मालिक तो बाहर नहीं रहता है, तो तू एक काम करा करना यार, रोजाना वो 100 रुपए की गिट्टियां लेकर आते हैं, उनमें से तू 2-2 हजार रुपए की गिट्टियां लेकर आते हैं, तू 5 नोट निकाल ले, अगर क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं चलेगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? उसको उकसा रहा हूँ, दुष्प्रेरण किया। हालांकि नौकर ने मना कर दिया नहीं, पर किए गए उकसाना ही अपने आप में क्या है? अपराध है। दुष्प्रेरण के अपराध को अपन कहते हैं अपूर्ण अपराध, जो कि अपराध अभी तक हुआ नहीं है, पर फिर भी अपराध की परिभाषा में वो आ चुका है। दूसरी बात, उकसाकर। उकसाने के अलावा दूसरा क्या है? षड्यंत्र। षड्यंत्र में कैसे शामिल होता है? कोई आदमी कि साहब मैं, नलिनी और पल्लवी, हम तीनों जनों ने खुशवीर को एक गड्ढा खोद कर उसके अंदर गिराने की प्लानिंग कर ली, ठीक है। पर गड्ढा खोदने में माहिर कौन है? दीपक है। नलिनी ने, पल्लवी ने फोन, मैंने क्या है दीपक को बुला लेना, तो नलिनी ने फोन किया इसको कि यार दीपक को गड्ढा तो खोद दे। तो दीपक ने कहा किस लिए? कि यार हमें कोई काम ही है, किसी को गिराना है। कि वह चलो खोद दूंगा। किसको गिराना है, क्यों गिराना है, दीपक को पता नहीं है, मगर दीपक ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन कर लिया है। भले ही अब खुशवीर उस गड्ढे में गिरे या नहीं गिरे, केवल और केवल गड्ढा खोदकर हम सब आदमी ने क्या कर लिया? उसको गड्ढे में गिराने का षड्यंत्र रच दिया है। तो इस तरह का काम करे हम लोगों ने क्या किया? दुष्प्रेरण किया है किसी अपराध को किए जाने का। और तीसरा साहसी सहायता, जैसे चोरी करने के लिए मेरे घर में कोई आदमी नौकर रहता है, आप लोगों में से किसी का वो मित्र है और मेरे घर से कोई किताब चुरानी है आपको, आपने पूछा यार वो किताब तू दे देना चुरा के। नौकर ने कहा देख भाई मारो तो कौन दे रहे थे, सांप वगैरह भाई ने सो सब रात में वाडो खुल्लो रात में तू आर ले जा और ये वाला दरवाजा वहां से बंद कर दूंगा। तो उसने इंटेंशनली क्या किया? दरवाजा खुला रखा है, और ऐसा दरवाजा खुला रख के किसकी सहायता की है? थेफ्ट पर्सन की। इस तरह से सहायता करना क्या है? इंटेंशनली एड करना। तो इन 3 तरह से कहा जा सकता है कि किसी भी कहानी का दुष्प्रेरण किया जा सकता है। तो दुष्प्रेरण के लिए ये सब बात है। और कैसे लागू होता है? जैसे कि मान लो कि साहब क्या होता है आज के समाज में क्या चल रहा है कि साहब कोई छोटी बच्ची है, किसकी बच्ची है? पड़ोसी की बच्ची है, और उस पड़ोसी की या फिर कोई छोटा बच्चा ही है, मान लो हम इस ऑफेंस में नहीं मान रहे, हम दूसरे ऑफेंस में आ रहे हैं। प्लान क्या था कि साहब उस बच्ची का मर्डर करना है। तो वो बच्ची जिस आदमी के घर पे आती जाती रहती है उससे मैंने दोस्ती की। मैंने कहा यार एक काम करो ना यार, उसको मेरे घर पे भी पहुंचा देना, मैं उसको मर्डर कर लूंगा। तो उसने क्या किया है? उस बच्ची को मेरे घर पे पहुंचाकर अपराध में भाग तो नहीं लिया, मगर अपराध के दुष्प्रेरण में शामिल हो गया। ये क्या कर रहा है? इस तरह से सेक्शन इसी एक्ट में दिए गए अपराधों का भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। बच्चियां, बच्चे भी हैं, इस तरह का माहौल क्रिएट करना, उसके लिए एकांत माहौल पर प्रोवाइड करवा देना, किसी बच्ची को महिला होते हुए जानबूझकर से किसी पुरुष के सामने प्रदर्शित करना, ये सब चीजें हो जाएगी इसमें षड्यंत्र का अपराध। तो सेक्शन नंबर 16 क्लियर है? 3 चीजों से षड्यंत्र किया जा रहा है। आगे कह रहा है स्पष्टीकरण एक क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दुर्व्यवहार के द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने के द्वारा स्वेच्छा किसी अपराध का किया जाना कारित करता है। क्या कहा इसने? या तो कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, मतलब या तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। कैसा आप लाओ टापर नहीं मैं स्कूल छोड़ना चाहूंगा, जबकि छोड़ कर कहाँ आ रहे हैं? किसी आदमी के घर पे, मिस रिप्रेजेंटेशन। दूसरा कि साहब मैं ही हूं तुम्हारा चाचा, मेरे साथ में आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हारे पापा ने भेजा है, जबकि मुझे किसी के पापा ने नहीं भेजा था। तो ठीक है, स्पष्टीकरण नंबर 1 में क्रिएट हो गया, उकसाता है। दूसरा, जो कोई या किसी कार्य के लिए किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाता है। सुकर बनाने का मतलब इजी बना देता है। वही जैसे कभी मैंने नौकर का था कि साहब नौकर ने इस तरह का दरवाजा खोल दिया, इस तरह से इसी ऑफेंस में किए जाने की बात है। और तीसरा स्पष्टीकरण है, क्या लिखा हुआ है साहब, इसका मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। Whoever employ, harbor, receive और transport a child, वो कोई भी आदमी जो किसी एक बच्चे को शरण देता है, प्राप्त करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेता है या अपने नियोजन में काम करने के लिए अपॉइंट कर रहा है। कैसे? बाई मीन्स ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स और अदर फोर्स ऑफ कोएरेशन, एब्डक्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन, एब्यूज ऑफ पावर और ऑफ अ पोजीशन, वल्नरेबिलिटी और द गिविंग और रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बेनिफिट्स टू अचीव द कंसेंट ऑफ अ पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन। किस तरह से? या तो धमकी देकर उसको ले रहा है, या
चीटिंग करके उसको ले रहा है, या अबडक्शन करके ले रहा है, या फिर किडनैपिंग करके लिया जा रहा है, इस हिसाब से लिया जा सके कि उसको लगे कि मैंने आपके पेरेंट्स की कंसेंट के साथ में आपको लिया है, ठीक है ना। भर्ती परिवर्तित करता है, आश्रय देता है, उस कार्य से करने में सहायता करना कहा जाता है। उसने किसके लिए ऐसा किया, उसके लिए इंटेंशनली एड करना कहा जा रहा है। 3 बातें हो गई। जैसे जैसे अभी अपन सेक्शन पढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था सेक्शन नंबर 3, जिसको हमने क्या कहा था, पेनिट्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट। 4 में क्या था, सजा। 5 में क्या था, उसका बड़ा एग्रीवेटिव पेनिट्रेशन असॉल्ट। 6 में क्या थी, 7 में नॉर्मल असॉल्ट, हाँ। मतलब सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट। 8 में सेक्सुअल असॉल्ट की सजा। 9 एग्रीवेटेड एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। 10 उसकी सजा। 11 हैरेसमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। 12 सजा। फिर 13 14 सजा के बारे में है। हाँ, और 13 किसके लिए है, क्या पढ़ा था अपन ने कल, बाल को ऐसा करता वो यदि इस तरह की पोर्नोग्राफी में, एडवर्टाइजमेंट में यदि इस तरह से बच्चों को यूज किया जा रहा है ना। सेक्शन नंबर 14 उसकी सजाओं के बारे में था, और सेक्शन नंबर 15 क्या था लास्ट, बंदा कर वो उसका यूज करके उसको वाणिज्य के स्टोरेज किया जाना, ठीक है ना। फिर अभी अपन आगे जैसे कि 17 16 पढ़ रहे हैं, दुष्प्रेरण। 17 है दुष्प्रेरण के लिए दंड हो जाएगा। 18 किसी अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड। प्रयास क्या होता है भाई जैनब, अटेम्प्ट क्या होता है, अपराध किया नहीं पर उसको करने के लिए कुछ ऐसा काम किया नहीं। जैसे कि अपराध किए जाने के लिए कितने एलिमेंट होते हैं पल्लवी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर फॉर अटेम्प्टिंग एन ऑफेंस। 18 17 हो गया। 18 क्या कह रहा है, किसी अपराध, अच्छा प्रयास क्या होता है, मैं बता रहा था, किसी भी अपराध को किए जाने के 4 एलिमेंट होते हैं। ये तब पढ़ते हैं जब अपन इंडियन पेनल कोड की शुरुआत कर रहे होते हैं। अपराध और अपकृत्य 2 अलग अलग तरह की बातें पढ़ते हैं। अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है, उसमें इंटेंशन में आश्रय नहीं होता सिविल लॉ से अपकृत्य में यदि इंटेंशन नहीं है तो भी कंपनसेशन की लायबिलिटी रहेगी, मगर उसे पनिशमेंट नहीं मिलता, केवल कंपनसेशन मिलता है, जबकि वो सिविल दोष है। अपकृत्य में एक सिविल कार्यवाही किए जाने का आधार उत्पन्न होता है ना, जबकि अपराध में एक क्रिमिनल एक्ट है जिस पर चाहे इंटेंशन नहीं, इंटेंशन तो होगा ही होगा, इंटेंशन के साथ में क्या क्या काम है जिसपे रिजल्ट क्या मिल रहा है, पनिशमेंट और जुर्माना। इसके साथ एक बात और थी जिसको हमने कहा था, जिसको हम कहते हैं अनैतिक अपराध, मतलब सॉरी इसको अपन कहेंगे सिन का मतलब क्या होता है कि साहब नैतिक कार्यों की या फिर नैतिक लाइबिलिटी को फॉलो नहीं करना। बींदनी ब्याह करा ले रहा है सुबह शांति, बींदनी बिना घूमता रही सुसरा जी कहा में फिर कहीं भाषा कहीं हालचाल है भाई जी तू मार पोता नहीं बहुत थोड़ा सगन तो करके कहीं शर्मा देगी मैं तो ये क्या है, अपराध नहीं है। क्यों अपराध नहीं है, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन है, विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं है। यदि तालाब में 4 साल का बच्चा डूबता हुआ मिल रहा है हमें और चिल्ला रहा है और हम उसे बचा नहीं रहे हैं, तो ये नैतिकता के नाते हमारी ड्यूटी है कि हम उसकी जान बचाएं, मगर विधिक कर्तव्य नहीं है कि साहब यदि हम उसकी जान नहीं बचाए तो हमारी लायबिलिटी तय की जा सकती है। उसी तरह से अपराध किए जाने के 4 एलिमेंट है। सबसे फर्स्ट इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट और चौथा अपराध, ठीक है ना। ये 4 एलिमेंट है। एक आदमी जब भी अपराध करेगा, जब उसका क्रिमिनल आशय है, उसी क्रिमिनल आशय के अग्रसरण में तैयारी करेगा। मेरे को किसी आदमी को जान से मारने की इच्छा है और मैं उसकी तैयारी करने के लिए जोधपुर गया, जोधपुर से जहर खरीद कर लेकर आया, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल प्रिपरेशन। इस प्रिपरेशन को भी एलिमेंट, हम इस प्रिपरेशन के आधार पे भी किसी भी आदमी को सजा नहीं दी जा सकती, सिवाय कुछ अपराधों को छोड़ दो। एक्सेप्शन 1-2 बातें हैं, क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, और दूसरा ये मतलब लूट वगैरह के लिए तैयारी है इसमें। किसके लिए, लूट की तैयारी, डकैती की तैयारी, हाँ डकैती है ना। तो ये 2 ऑफेंसेस हैं जिसमें तैयारी को माना गया है। तीसरा अटेम्प्ट को हर सूरत में अपराध माना गया है। जैसे मैं घर में चोरी करने के लिए घुसा, अलमारी तोड़ ली, इससे पहले कि मैं सामान उठाता आदमी आगे मैं भाग गया, तो क्या किया मैंने, किसी भी सामान को चोरी करने का प्रयास किया। आदमी पर मैंने बंदूक दागी या फिर मैंने आदमी को जहर खिलाया,
पर जहर की मात्रा उसको मारे जाने से कम थी। क्या था? अटेम्प्ट था, हाफ मर्डर। जिसको हम हाफ मर्डर के नाम से जान रहे हैं। इसी तरह से ये सेक्शन कह रहा है कि आपने सेक्शन नंबर 3, 5, 7, 9, 11 में दिए गए अपराध तो नहीं किए, पर अपराध के आशय के साथ तैयारी करते हुए अंजाम दिए जाने की दिशा में अग्रसर कर दिया, पर अंजाम अभी तक परिणाम में नहीं आया है, तब भी आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध तो है। सजा कितनी है? जो अपराध में जो सजा है उसकी मैक्सिमम क्या दी? उसकी मैक्सिमम की आधी, या फिर लाइफ टाइम एलआई का आधा। क्या लिखा गया है? ये था स्थिति आजीवन कारावास के आधे तक का हो सकेगा, या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक का हो सकेगा, या जुर्माना हिस्सा। अब सवाल ये है इससे फिरदौस से, यदि किसी आदमी को हमने लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का अपराध मतलब किसी अपराध में ये सजा दे रखी थी कि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट होगा, आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास का आधी सजा क्या होती है? भाई लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का क्या मतलब समझ रहे हैं? जब तक ये जिएगा जेल में ही मरेगा, मतलब अंतिम सांस तक वो जेल में रहेगा। अब एक आदमी तो जी जाए तो 40 साल ही नहीं मरे, और एक आदमी भाई आज आजीवन कारावास की सजा दी, 5-7 दिन बाद में वो टपक गया, तो उसकी आधी सजा क्या करेंगे आप? लिखा हुआ है यदि लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की सजा है तो उसका आधा। दीपक क्या है लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की आधी? 10 साल। ऐसी स्थिति में जब हमें लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट को कितना करना है? आधा करना है। ऐसी स्थिति में हम लाइफ इम्प्रिजमेंट को 20 साल मान रहे हैं। इंडियन पेनल कोड का कौन सा सेक्शन है जो इस तरह की कैलकुलेशन के बारे में बताता है? 51 या 50 के आसपास है। 57 लिखा हुआ है मेरे। ऑप्शन है। हाँ 57। मेरा दिमाग तो बहुत ही चलता है यार। हरियाणा जुडिशरी क्रैक है पर हरियाणा तुझे भी लेके चलेगी। ठीक है। भरना है फॉर्म तो भर देना, लास्ट डेट है कल। पापा से पूछना भेजे, मुझे पता है नहीं भेजे। यदि मैं साथ चलूं तो कह देना सर चलेंगे साथ, पर सेंटर अलग अलग दे दिया तो वो तो कोई नहीं। क्या समझे जनाब? किसको सजा बताया गया है? अटेम्प्ट को, प्रयास को। और प्रयास क्या होता है? कोई भी अपराध हुआ नहीं है, अपराध को किए जाने के पूरे इंतजाम कर लिए, काम पूरा कर लिया। सेक्शन नंबर 19 अपराधों की रिपोर्ट करना। कौन से अपराधों की रिपोर्ट करना? देखिए सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11। अच्छा, ऐसा अपराध किसके साथ हो रहा है? 18 साल बालक के साथ। बालक कौन है? 18 साल से। वो कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से। व्यक्ति में कौन शामिल है? मेल फीमेल दोनों है। अपराध किया किसके द्वारा जाएगा? किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो 18 साल से कम हो या 18 साल से ज्यादा हो, हाँ, किसी भी उम्र के व्यक्ति के द्वारा किया गया। पर सवाल इतने समझने की बात केवल इतनी सी है, वो कोई आदमी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और यही ऑफेंस कर रहा है तो उसकी ट्रायल इस सेक्ट में चलेगी। लेकिन वो कम का है तो जेजे में। वो ऐसा कोई आदमी जिसकी उम्र 18 साल से कम है, एब्सोल्यूट नहीं, अभी पहले मेरी बात सुनना, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, तो फिर उसकी ट्रायल किसके हिसाब से चलेगी? जेजे एक्ट के हिसाब से चलेगी, इसके एक्ट के हिसाब से नहीं चलेगी। मतलब बच्चों की ट्रायल एक पूरी अलग ट्रायल होती है ना। अब सवाल ये कि एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल तो पूरी नहीं हुई मगर 16 साल पूरी हो चुकी है और वो ये ऑफेंस करता है जो 3, 5, 7 और 9 में दे रखा है, या फिर मैं मान लूं 3 और उसमें नहीं लेकर 5 और 9 का ही मान लेता हूं केवल। कौन कौन सा? एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट या फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल हरासमेंट, ऐसा कोई ऑफेंस कर रहा है तो वो कौन सा ऑफेंस हो गया है? वो एक हीनियस ऑफेंस हो गया। क्या हुआ है? हीनियस का मतलब गंभीर से गंभीरतम अपराध। चाहे हीनियस ऑफेंस बच्चे के द्वारा किया गया है जिसकी उम्र 18 से कम है मगर 16 से ज्यादा है, तो उसकी ट्रायल कैसे चलेगी? एज एन एडल्ट। ठीक है, जेजे में ही चलेगी पर एडल्ट की तरह चलेगी, फिर उसे सजा उसी तरह से मिलेगी जैसे कि एडल्ट को मिलती है। चले आगे, सेक्शन नंबर 19 अपराधों की रिपोर्ट करना। अच्छा, जब भी कभी हमारे साथ अपराध होता है तो पल्लवी हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं बेटा?
मान लो आपके साथ कोई ऑफेंस कमिट हो गया, जैसे कि कोई आदमी आपका मोबाइल लेकर भाग गया, या फिर आपके कोई सोने की चेन पहने हुए थे वो निकाल के भाग गया, या फिर तुमने किसी को इच्छा करके 2, 5, 8, 10 हजार रुपए दे ही रखे थे कि साहब 5 दिन बाद में वापस दे दूंगा, या फिर मैं तेरे से आकर 5 दिन बाद में आकर वापस ले लूंगी। जब आप 5 दिन बाद लेने के लिए गई तो कहा तू कुछ पल्लवी मैं जानू तो नहीं, ऑफेंस हो गया। कोई भी ऑफेंस कमिट होने की स्थिति में आपके पास में क्या विकल्प होते हैं? फिर दोस्त पुलिस के पास जाके रिपोर्ट पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करेंगे। पुलिस कहेगी क्या किस स्थिति में? कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम एफआईआर दर्ज कर देंगे धारा 154 सीआरपीसी में, और यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो पुलिस अधिकारी एक साधारण रजिस्टर में रोजनामचार में लिख देगा और कहेगा मजिस्ट्रेट साहब के पास में जाइए। और मजिस्ट्रेट साहब के पास में जाके हम क्या करेंगे खुशवीर? ऑर्डर लेंगे, वो अगर मतलब पेश क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके क्या कहेंगे? कंप्लेंट पेश करेंगे। और कंप्लेंट पेश किए जाने के लिए क्या जरूरी, ऑफेंस क्या होना चाहिए? आइदर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल बॉन्ड, चाहे संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो। और कंप्लेंट किस फॉर्म में होगी, ओरल या रिटन? दोनों में किसी में भी हो सकती है, चाहे मौखिक हो सकती है या और मजिस्ट्रेट साहब को कह दिया कि सर हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? या तो उसके द्वारा संबंधित थाने अधिकारी को आदेश देंगे कि साहब रिपोर्ट लेकर आए, इनके साथ में ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, या स्वयं से कॉग्निजेंस ले लेंगे। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? किए गए अपराध की सूचना पर न्यायिक प्रक्रिया किए जाना या नहीं किए जाने प्रश्न का विनिश्चय कॉग्निजेंस किया जाना कहलाता है। कॉग्निजेंस ले लिया और उस आदमी को आदेश दे दिया, क्योंकि नलिनी जहां हमने पल्लवी जहां खड़ी थी वहां कैमरा लगा हुआ था, कैमरे में साफ लिखा हुआ था कि साहब और ये तो वही आदमी जो कि वहां काम करता है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने आप देखा ना ताव देखा, सीधा कॉग्निजेंस लिया और क्या भेजा उसको जेल में। तो कब भेजा जाएगा? अच्छा समन यदि मामला समन मामला है तो समन, यदि मामला समन है तो, और वारंट मामला है तो वारंट मामला है तो या तो समन भेजा जा सकता है या वारंट भेजा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, अपराध हो गया, किसके अगेंस्ट होना है अपराध? जाहिर सी बात है बच्चा, वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये लोग? या तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने मम्मी पापा को जाके कहेगा, भाई बहन को जाके कहेगा। जैसे इन्फॉर्मेशन आई एग्जिस्टेंस में तो मम्मी पापा वगैरह कहाँ भागेंगे? पुलिस भी 2 तरह की, एक वो पुलिस जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में स्पेशल पुलिस के नाम से अपॉइंटेड है, एक वो पुलिस जो नॉर्मल पुलिस है। किसी भी पुलिस अधिकारी को जाके आप रिपोर्ट कर देंगे। तो क्या लिखा? दंड प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिससे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या जानकारी रखता है कि ऐसा कोई अपराध किया गया है। तो देखो बेटा, सेक्शन नंबर 19 पे जो रिपोर्ट हो रही है ना, वो 2 बातों की हो रही है। एक तो कमेंसमेंट ऑफ एन ऑफेंस और दूसरा जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एप्रेहेंशन ऑफ एन ऑफेंस। या तो अपराध के किए जाने की संभावना या कमिट किया गया अपराध। अब संभावना किस स्थिति में? एक बच्चे को ट्यूशन भेज रहे अपन, उस बच्चे ने आकर क्या कहा, अपने मम्मी पापा को आकर बताया कि सर मैं उस मैडम के पास में जाती हूँ तो मैडम ने मेरे को ऐसा ऐसा कहा। पेरेंट्स को पता चला कि इस तरह की बात है। पेरेंट्स भागे, कहाँ गए? कौन कौन सी पुलिस है? या तो विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस। क्या कहेंगे कि सर हमें हम बच्चे के साथ में इस तरह के अपराध होने की आशंका है। पुलिस कहेगी अरे पहले अपराध होने तो दो। तो वो क्या कहेगा, भाई सेक्शन नंबर 19 पढ़, अपराध होना जरूरी नहीं, अपराध की आशंका पर्याप्त है, और इस तरह की बात हुई है। तो इन दोनों चीजों की रिपोर्ट लिखवाई जा सकेगी। किसको? या तो किशोर विषय, या तो जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, या फिर स्थानीय पुलिस को। आगे उपधारा 1 के अधीन दी गई प्रत्येक रिपोर्ट में एक प्रविष्ट संख्या हो जाएगी, साहब वो नंबर हो जाएगा, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी, पुलिस यूनिट के द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में प्रविष्ट कर ली जाएगी। कर ली, नंबर दर्ज हो गया, पढ़कर सुना दिया कि साहब आपने ये चाहिए, हमने लिख दिया, और ये इस रजिस्टर में उन्होंने दर्ज कर लिया। आगे जहां उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट बालक के द्वारा दी गई है, उसे उपधारा 2 के अधीन सरल भाषा में अभिलिखित किया जाएगा, जिससे कि बालक अभिलिखित की जा रही अंतर वस्तु को समझ सके। पुलिस के पास भागकर कौन आया? जिसकी उम्र 18 खुद ही आ गया,
और पुलिस अधिकारी ने लिख दिया ये मजमून प्रस्तुत किए जाने पर परिवादी की सूचना पर दफा 302 के तहत प्रथम प्राथमिकी दर्ज की जाती है। बच्चा कह सर आपने क्या कहा, मेरे समझ नहीं आया। तो ये एक्चुअली कह रहा है कि साहब यदि कोई बच्चा इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है तो सरल भाषा में लिखी जाएगी। आगे उस दशा में जहां, अच्छा कौन लिख रहा है रिपोर्ट, फिरदौस रिपोर्ट कौन लिख रहा है, पुलिस, कौन लिखवा रहा है, वो बच्चा है या फिर कोई भी उसके साथ, मतलब या तो पेरेंट्स या बच्चा, मतलब विक्टिम जो जिस आदमी के विरुद्ध अपराध किया जा रहा है उसके घर वाले ऐसा ऑफेंस लिखवा रहे हैं, रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। उस दशा में जहां बालक के द्वारा नहीं समझी जाएगी जाने वाली भाषा में अंतर्वष्ट अभिलिखित की जा रही है, वहां बालक को यदि वो उसे समझने में असफल रहता है तो कोई अनुवादक या दुभाषा जो कोई भी अर्थ है अनुभव रखता है ऐसी फीस के संदाय पर विहित की जाएगी, आवश्यकता समझे। क्या कहा इसने कि साहब यदि बच्चा उस बात को नहीं समझ पा रहा है, कई बार बच्चे क्या होते हैं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कई बार थोड़े से पागल हो सकते हैं, कई बार बच्चा तो है ठीक तो है पर बात समझ नहीं रहा, तो रिपोर्ट में क्या बात लिखी गई है वो उसको कन्विंस तो करनी पड़ेगी। अब कन्विंस करने के लिए क्या करेगी पुलिस, कोई अनुवादक या फिर कोई बच्चे का जो फ्रेंडली व्यक्ति है या फिर कोई ट्रांसलेशन करके ऐसे वैसे करते हैं ना गूंगे बहरे बच्चों को ऐसा साइन लैंग्वेजेस में, तो उसमें समझाएगा कि साहब आपने ये बात बताने की इच्छा रखी, हमने ऐसा ऐसा लिखवाया। तो दोनों स्थिति में यदि बच्चा नहीं बता पाता है तो भी अनुवादक, पुलिस नहीं बता पाता है तो भी अनुवादक, ठीक है। जहां विशेष किशोर पुलिस यूनिट का स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो जाता है कि वह बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया उसकी देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। देखना इंग्लिश क्या कह रही है, where the special juvenile police unit or local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, वो बच्चा जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है या होने वाला है, क्या कौन सा बच्चा है, संरक्षण का भागी व्यक्ति, मतलब उसका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भिखारी का बच्चा हो, ऐसा भी हो सकता है कि साहब कोई अनाथ हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई महिला बच्चों का वार्डनर हो, मतलब जहां पर पुरुष या फिर पुरुष बच्चों का वार्डनर हो, जहां कोई महिला छोटे छोटे बच्चे अपराध किए जाने वाला है, यदि उसकी ही कस्टडी में वापस दे दिया तो जाहिर सी बात है ऑफेंस हो उसके साथ में 100% होगा वापस। तो पुलिस ने क्या कहा, बच्चा क्या है, चाइल्ड इन नीड टू प्रोटेक्शन, एक ऐसा बच्चा है जिसको प्रोटेक्शन की या फिर संरक्षण की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तब वह कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसे यथाविध रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर तुरंत ऐसी देखभाल और संरक्षण जिसके अंतर्गत बालक का संरक्षण गृह या निकटतम अस्पताल में भर्ती किया जाना भी रखने के लिए व्यवस्था भी की जाएगी। पुलिस के पास में आया, ऐसा नहीं है कि पुलिस कहते कि साहब तेरी रिपोर्ट लिख दे, जाओ कहाँ जाओ, कि वही वार्डन के पास चले जाए जिसके विरुद्ध तू रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए, ऐसा पुलिस नहीं करेगी। क्या करेगी, या तो शेल्टर होम है, क्या शब्द लिख रहा है, शेल्टर होम ही लिख रखा है। देखो शेल्टर होम और सुधार गृह दोनों अलग अलग होते हैं, एक तो है आश्रय गृह और एक होता है सुधार गृह। सुधार गृह में तो जिन्होंने अपराध किया उनको रखा जाता है, वो बच्चे जिनकी वो व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल से कम है और अपराध में विचारण किए जाने के बाद में दोष सिद्ध हो गए, उनको कहाँ रखा जाता है, रिफॉर्मेटिव सेंटर्स में, जिसको अपन सुधार गृह कहते हैं। चाहे वो महिला बच्चे भी हो सकते हैं, पुरुष बच्चे भी हो सकते हैं। उनके साथ मार पिटाई कुटाई वगैरह नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि साहब उनसे हार्ड परिश्रम करवा रहे, ये करवा रहे, उनको जिंदगी में नए पहलुओं को छूने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। सिलाई की मशीनें हो गई, कमटे का काम हो गया, कि साहब तू जब जेल से निकल के वापस बाहर, मतलब उसको अपन जेल नहीं कहेंगे, सुधार करें, निकल के वापस जाए तो समाज में अपनी अभिव्यक्ति करके समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो फिर यदि ऐसा बालक जिसने रिपोर्ट लिखा है वो क्या है, चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन है, तो फिर उसको क्या करेगी पुलिस अधिकारी, या तो हॉस्पिटल में या फिर संरक्षण गृह में भर्ती करवाएंगे। विशेष किशोर पुलिस यूनिट का यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना परंतु 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय या जहां कोई विशेष न्यायालय अभिहित नहीं है वहां सेशन न्यायालय को रिपोर्ट करेंगे। वापस आते हैं अपनी बात पर, किसी पुलिस अधिकारी के पास रिपोर्ट आ गई, उसने देख लिया बच्चे को जरूरत है, बच्चे को कहाँ पेश करने की व्यवस्था कर दी उसने, या तो हॉस्पिटल पे या सुधार गृह में। अब पुलिस का उस रिपोर्ट को लेकर बैठी रहेगी, साहब ठीक है साहब अपराध होगा जो देखेंगे, पुलिस क्या करेगी, ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी को मिल रही है उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगी, कम्युनिकेट करना जरूरी है। और पुलिस किसी भी अपराध की सूचना किसे देती है, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट को। हमने देखा था सेक्शन नंबर 157 में रिपोर्ट जो भेजी जा रही है 5 फॉर्म में, एक सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा से भेजी जाती है, इंक्वायरी रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट कहा था अपन ने उसको, नहीं इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट में
जिसमें कि पुलिस अधिकारी ये सूचना देता है कि सर हमारे पास इतने लोगों को गिरफ्तार किया है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि सर जिसमें कि मजिस्ट्रेट को पता चल जाए कि पुलिस अधिकारी इस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सेक्शन नंबर 157 और 158 सीआरपीसी आया था यार, हाँ सर ये है। जिसमें जो उसका सुपरवाइजर ऑफिसर होता है उसके माध्यम से पुलिस अधिकारी भिजवाता है कि साहब आप इसको भेज दो, फिर वो वापस लेकर आ रहे हैं, पागल लेके आया तुम पुलिस अधिकारी ये है। तो सब पुलिस रिपोर्ट भेजने का है सर। पुलिस रिपोर्ट में सेक्शन 173(2) में नहीं, पुलिस रिपोर्ट में यही है सर, अगर उसका सुपीरियर अगर वो बोलता है कि रिपोर्ट सही करो तो फिर वो वापस चेक। नहीं, वो चैनल बता रहे कहाँ पे डीएम वाला उसके सुपीरियर के पास जाके अगर वो ठीक करने का कहेंगे तो फिर उसे वापस अधिकारी रिमूव करके फिर भेजेगा। आया, याद है? अन्वेषण रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है ना, जिसमें पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हम इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समझ गए कौन सी वाली बात? हम वापस आ रहे हैं। पुलिस अधिकारी के पास में इंफॉर्मेशन आ गई, बच्चे ने कहा कि साहब मेरे साथ इस तरह का अपराध होने वाला है, तो पुलिस अधिकारी किसको इन्फॉर्म करेगी? नंबर 1 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। कौन होता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी? जो अपन जेजे में चलाते हैं ना, किशोर गृह के अंदर एक कमेटी भी बनती है जो कि बच्चों के कल्याण के बारे में काम करती है। उसे इन्फॉर्म करेंगे कि साहब इन बच्चों के बारे में प्रोविजन करना है। दूसरी बात, और किसको सर ये जो रिपोर्ट मतलब 5 और 6 वाली है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, सिर्फ वही है या दोनों है जिसके विरुद्ध होने वाला भी है? 5 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। एक मिनट, बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है उसकी देख रेख या संरक्षण की आवश्यकता है तब। अच्छा देखो, 5 में देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता किस आदमी को है? जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है। रिपोर्ट तो दोनों है, चाहे अपराध होने वाला है चाहे हुआ है। मतलब नहीं, ये जिसको भेज रहे हैं ना 24 घंटे के भीतर, और ये नीचे वाला भी कारणों को लेकर ठीक है। तो ये अपराध जिसके विरुद्ध होने वाला है, होने वाला है, दोनों है। हाँ आ रहा हूँ, 1 मिनट 1 मिनट रुकना है ना। उसकी देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता तब रिपोर्ट कारणों तो को दोनों की लेकर। हो रही है। रिपोर्ट तो दोनों की हो रही है। दोनों के विरुद्ध है बेटा। पर बच्चे को जो अपन प्रोटेक्शन दे ले रहे हैं कि साहब जी ये बच्चा क्या है, उसमें जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है वो केवल वही है जिसके विरुद्ध अपराध होने वाला है, वो नहीं। हाँ, रिपोर्ट दोनों की हो रही है। आगे चल रहे हैं कि साहब कई बार नहीं, हर बार क्या होता है कि अलग अलग तरह के ऑफेंस जो होता है उनकी ट्रायल करने के लिए अलग अलग तरह की कोर्ट बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं स्पेशल कोर्ट। एक तो होती है ऑर्डिनरी कोर्ट, एक होती है स्पेशल कोर्ट। ये पोक्सो एक्ट है। पोक्सो एक्ट की ट्रायल करने के लिए कोर्ट की स्थापना की जाएगी जिसको हम कहते हैं स्पेशल कोर्ट, जिसका नाम ही क्या होता है? पोक्सो कोर्ट। स्पेशल कोर्ट मतलब पोक्सो कोर्ट। और भी कई तरह की स्पेशल कोर्ट्स होती है। एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट होती है, एससीएसटी की स्पेशल कोर्ट होती है, एनआई की स्पेशल कोर्ट होती है, पोक्सो की स्पेशल कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट्स होती है। तो जो पुलिस अधिकारी जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा उसको जाकर बताएगा कि सर देखो इस तरह का ऑफेंस हो रहा है। तो पुलिस के पास में यदि इस तरह की सूचना आती है तो पहले इन्फॉर्म करेगी किसको? बाल कल्याण समिति को। फिर किसके पास में जाएगी? स्पेशल कोर्ट। और जरूरी थोड़ी है कि हर जिले में स्पेशल कोर्ट हो ही हो, तो किसको करेगी? कोर्ट ऑफ सेशन को रिपोर्ट करती पुलिस अधिकारी ने, और उस बालक को भी साथ में लेके जाएंगे साहब, जिसके अंतर्गत बालक की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। इस संबंध में किए गए उपाय भी कि साहब हमने ऐसे उपाय किए जाने के लिए क्या क्या साधन काम कर लिए। 7 उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए सद्भावना में दी गई जानकारी देने के लिए व्यक्ति को सिविल और दंडिक, ये तो सिविल कार्यवाही नहीं, सद्भावना पूर्वक कार्यवाही को कुछ नहीं होगा। मतलब किसी व्यक्ति को ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं। हाँ, यदि उसने गुड फेथ को कोई इन्फॉर्मेशन दी। तो आज की कहानी अपन यही खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 19 तक।